हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सिविक्स का चैप्टर का नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जिस वेबसाइट से मैं ये नोट्स रेफ़र कर रही हूँ, वेबसाइट का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दिया है, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को हमने अपनी सोसाइटी में कैसे डिफ़ाइन किया हुआ है, राइट। तो फर्स्ट थिंग आती है जेंडर डिवीज़न होता क्या है। देखिए, हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर जब भी हम बात करते हैं मेन के बारे में, तो हमें लगता है कि मेन दे आर मोर पावरफुल। उसी के बेस पर हमने उनका वर्क डिसाइड किया हुआ है कि दे कैन गो आउटसाइड एंड दे कैन वॉक ओवर देयर। जो वेमेन है दे शुड रिमेन इन दी हाउस और उन्हें घर का काम करना चाहिए। तो ये जो हमने डिवीजन ऑफ लेबर किया हुआ है ना, इसी को हम कहते हैं जेंडर डिवीजन। सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर, अ सिस्टम इन विच all work inside the house is either done by the women of the family, but men are expected to go outside and work to earn money. तो ऐसा जो बिलीफ है वही कहलाता है जेंडर डिवीजन। दिस बिलीव इज़ नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी। एक्चुअल में ये डिवीज़न जो है ये बायोलॉजी पर बेस्ड नहीं है। ये इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि जो वुमेन हैं दे आर फिज़िकली नॉट स्ट्रॉन्ग। ये एक्चुअल में हमारी कुछ सोशल एक्सपेक्टेशन या स्टीरियोटाइप्स ऑर्थोडॉक्स लोगों के द्वारा हमारे ऊपर इम्पोज की गई चीज़ें हैं। सेकेंड थिंग आता है फेमिनिस्ट मूवमेंट्स क्या होता है। फेमिनिस्ट मूवमेंट देखिए नाम से पता चल रहा है विमेन है ना। फेमिनिस्ट मूवमेंट सोशल मूवमेंट्स दैट एम एट एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। हम फेमिनिस्ट मूवमेंट तब कहते हैं जब हम कोई ऐसा मूवमेंट चला रहे हैं जिसमें हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेन है एंड वुमेन है दे आर इक्वल। ऐसे मूवमेंट्स को हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट। नेक्स्ट थिंग आती है विमेंस ऑपरेशंस इन वेरियस वेज। इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन अक्सर आता है कि जो वुमेन है उनको ऑप्रेस करने के लिए ना क्या क्या चीज़ें हम अपनी सोसाइटी में नोटिस करते हैं। हम क्या ऐसे वेज देख पा रहे हैं जिनसे जो वुमेन है ना दे आर ओप्रेस्ड। तो फर्स्ट थिंग आती है यहाँ पर लिटरेसी रेट। अगर हम डेटा देखें ना तो लिटरेसी रेट जो वुमेन का है ना दैट इज़ वेरी लो। कैसे? द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज़ ओनली 65.46%। वुमेन का लिटरेसी रेट आपने सुना 65.46%। लेकिन वही अगर हम मेन का लिटरेसी रेट कंपेयर करते हैं दैट इज़ अप्रॉक्स 82.14%। तो मेन का जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा है। जॉब्स के बारे में अगर बात करें तो देयर इज़ वेरी लो परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द हाई पेड एंड हाई वैल्यू जॉब्स। जो बहुत हाईली पेड जॉब्स होती है या हाई वैल्यू जॉब्स होती है उसमें वुमेन की जो अपीयरेंस है, वुमेन का जो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है बहुत लो है। एज जस्ट अ फ्यू गर्ल्स आर इनक्रेज्ड टू टेक अप हायर एजुकेशन। क्योंकि बहुत ही कम लड़कियां ऐसी हैं जिनको इनक्रेजमेंट मिलता है उनके घरों से कि वो आगे जाकर हायर एजुकेशन परस्यू करें। नंबर 3 पॉइंट आता है वेजेस के बारे में। जब तक हमारे पास इक्वल वेजेस एक्ट नहीं था विमेन इन ऑल एरियाज वर पेड लेसर देन मैन। एक इक्वल काम करने पर इक्वल आवर्स ऑफ डेडिकेशन देने के बावजूद विमेन को जो पे मिलता था या वेजेस जो मिल रही थी दैट वाज वेरी लेस देन इफ़ वी कंपेयर इट विद द मैन। आदमियों से हम कंपेयर करें तो उनको कम वेजेस मिल रही थी। अच्छा, 4th पॉइंट आता है सेक्स रेशियो। हाँ, ये हमें बहुत अच्छे से पता है पॉइंट, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड वी नो कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर अगर बच्चियाँ पैदा होती है तो वी फील कि नहीं लड़का पैदा होता तो दे विल बी मोर हैप्पियर। मोस्ट पेरेंट्स प्रेफर बॉय चिल्ड्रन टू गर्ल चिल्ड्रन। फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फीटिसाइड आर कॉमन इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में ये चीज़ें कॉमन है। कन्या भ्रूण हत्या जिसे हम कहते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड्स करना, दिस हैज़ रिजल्टेड इन अनफेवरेबल सेक्स रेशियो। जिसकी वजह से एक ऐसा सेक्स रेशियो है जो कि अनफेवरेबल है, जिसमें विमेन यानी गर्ल्स का जो सेक्स रेशियो है वो कम है और जो बॉयज़ है उसमें ज़्यादा है नंबर ऑफ़ बॉयज़। फिर आता है सोशल इविल्स एंड यस, इन सब चीज़ों के बावजूद हमारी कंट्री में और भी बहुत सारी चीज़ें बची है जैसे कि सोशल इविल्स हैं जिससे वुमेन को जगह जगह हरास किया जा रहा है। जैसे कि डॉरी हरेसमेंट है, दहेज प्रथा जिसे कहते हैं, फिज़िकल अब्यूज़ होना,
सेक्सुअल हरेसमेंट, ये सब रूटीन टेल्स है जो हम हमेशा न्यूज़ में सुनते आ रहे हैं एवरी डे और दी अदर। नेक्स्ट आता है विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की जा रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं कि जो विमेन है वो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट कितनी हो रही है। उनका भी नंबर तो काउंट अगर हम देखेंगे तो बहुत कम है। कैसे? हमारी विधानसभा में 5% से ज़्यादा कभी नहीं गए हैं नंबर ऑफ वुमेन एज़ कम्पेयर्ड, अगर उनका रेशियो कंपेयर करें तो। और वही लोकसभा में 12% से ऊपर वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं गया है। तो इतना कम परसेंटेज है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। फिर आता है रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो समझ लेते हैं कि पॉलिटिक्स में रिलीजन ने कैसे डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। आजकल तो बहुत सारे एग्जांपल्स हम सुनते हैं। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट allege that people from minority religious community suffer a lot whenever there is communal violence। अब ये जो है ना ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, इनका कहना है कि बहुत बार है ना कंट्री के अंदर है ना वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस। तो पहले हम समझ लेते हैं कि कम्युनलिज्म है क्या चीज़। एक्सट्रीम एंड पार्टीशन अटैचमेंट टू वंस ओन रिलीजन इज़ कॉल्ड कम्युनलिज्म। देखिए, हम सभी अपने अपने रिलीजन को मानते हैं, पालन करते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही करते हैं, वट एवर हैपन्स इन द वर्ल्ड। लेकिन उसकी जो अटैचमेंट है ना, अगर वो इस हद तक बढ़ जाए कि हम दूसरी कम्युनिटी को या दूसरे रिलीजन को रिस्पेक्ट देना बंद कर दे, ना केवल रिस्पेक्ट देना बंद कर दे बल्कि उसके साथ गलत चीज़ें करना स्टार्ट कर दे, तो वही हो जाता है कम्युनलिज्म। इसको हम डिफ़ाइन कैसे कर रहे हैं? इसे डिफ़ाइन करने के लिए हम कह रहे हैं, इसे डिफ़ाइन करने के लिए हमने कहा एक्सट्रीम एंड पार्टीशन अटैचमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है टू वंस ओन रिलीजन, अपने खुद के रिलीजन के लिए, इज़ कॉल्ड कम्युनलिज्म। इसी को हमने कम्युनलिज्म का नाम दिया है। व्हाट इज़ कम्युनल पॉलिटिक्स? अब इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? प्रॉब्लम इन द सोसाइटी बिगिंस व्हेन वन रिलीजन इज़ पिटेड अगेंस्ट द अदर। प्रॉब्लम तो हमारी सोसाइटी में तब क्रिएट होती है जब हम ये जो हमारा रिलीजन के लिए अपना प्रेम है, इसकी वजह से हम दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं उनको पिट करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बुरा किया जाता है। देन इट हैपन्स द प्रॉब्लम बिकम्स सीरियस व्हेन डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप्स इज़ फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू अदर रिलीजन्स। अब प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जहाँ पर एक रिलीजन के जो पीपल है ना, उनकी डिमांड ऐसी इंक्रीज़ होती है जिससे कि दूसरे रिलीजन की जो डिमांड है उसके जस्ट ऑपोजिट है ना, उनकी जो डिमांड है उसके जस्ट ऑपोजिट वो डिमांड करे दूसरी कम्युनिटी के लोग। तो वहीं पर हमारे कम्युनिटी से रिलेटेड पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है और हर तरह की वायलेंस एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स, problems starts getting more and more. The problem becomes very acute when the government uses its power to fulfill the demands of only one religious group. अब यहाँ पर है ना, जब गवर्नमेंट भी एक ही रिलीजन ग्रुप को ना हमेशा फेवर करना स्टार्ट कर दे, तब तो जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा भयंकर हो जाती है। राइट, नेक्स्ट आता है द थियोरी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। अब ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है ना, इसका ग्राउंड क्या है, कैसे ये पैदा होती है, क्या करती है ये? रिलीजन इज़ द मेन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी। हमें पता है हमारी जो सोसाइटी है उसका मेन जो फॉर्मेशन है ना, वो रिलीजन बेस्ड सोसाइटीज़ होती है हमारे यहाँ पर। द फॉलोअर्स ऑफ अ रिलीजन मस्ट फॉर्म वन कम्युनिटी। अब ये कहते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स वाले कि जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं ना लोग, वो सिर्फ एक ही सोसाइटी, वो सिर्फ एक ही रिलीजन के होने चाहिए, अलग अलग रिलीजन के लोग मिलकर नहीं रह सकते। ऐसा उन लोगों का फॉलो करना है, रूल को ऐसा मानना है। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। तो उनका कहना है कि जो एक कम्युनिटी होती है ना, उनके फंडामेंटल जो इंटरेस्ट होंगे वो सेम होंगे, इसलिए उनको एक बना देना चाहिए। वाई इज़ थियरी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स रॉन्ग? तो अब ये गलत क्यों हो जाती है? चलो हमें एक बार मान लेते हैं कि जो एक जैसे लोग हैं उनका एक साथ होना अच्छी बात है, ठीक है। अगर एक जैसे इंटरेस्ट वाले लोग हैं, वो एक जैसा होना चाहते हैं, एक साथ रह के अपने डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। वाई इज़ थियरी ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स गो रॉन्ग? लेकिन ये गलत क्यों हो जाती है, इसके बारे में डिस्कशन है। पीपल ऑफ द सेम रिलीजन डू नॉट हैव
सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट। तो इनका कहना है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो एक रिलीजन के लोग हैं ना, उनका हर कॉन्टेक्स्ट में एक जैसा ही विचार होगा, हमेशा वो एक जैसा नहीं सोचेंगे। हर पर्सन अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके चलता है, दे हैव देयर ओन थॉट प्रोसेस। एवरीवन हैज़ डिफरेंट आइडेंटिटीज़ इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। हर कॉन्टेक्स्ट में मेरा सोचना अलग है, आपका सोचना अलग है। यहाँ पर रिलीजन कंबाइन नहीं होता है। ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ रिलीजन के ही हों। अब देखिए, वेमेन के बारे में अगर हम बात करें तो चाहे वो हिंदू धर्म के वेमेन हो या मुस्लिम धर्म के वेमेन हो, जैन धर्म हो, ईसाई हो, अगर वो वुमेन है तो वो सब एक जैसे ही तो सोचेंगी कि दे शुड नॉट बी गेट फिज़िकल असॉल्ट, उनको ऐसी कोई इन चीज़ों के खिलाफ कानून बनाए जाए। तो उन सब का सोचना तो एक जैसा हुआ, भले ही वो अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करती है। स्टेप्स टेकन टू कम्बैट कम्युनलिज्म। अब हम ऐसे क्या स्टेप्स ले रहे हैं कंट्री के अंदर कम्युनलिज्म को कम्बैट करने के, तो वो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट थिंग है, इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। हमने अपनी कंट्री को सेक्युलर बनाया हुआ है, जिसमें किसी एक रिलीजन को हमने वैल्यू नहीं दी है। हमने अपनी कंट्री को सेक्युलर बनाया हुआ है, जिसमें हम कहते हैं कि हमने हर धर्म को रिस्पेक्ट दी है। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन और स्टेट रिलीजन इन इंडिया। इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्टेट ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ कम्युनलिज्म को मात देने के लिए। सेकेंड है, एवरीवन इज़ फ्री टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रॉपर्टी एनी रिलीजन। हमने फ्री किया हुआ है हर किसी को कि वो जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसको जैसे चाहे प्रैक्टिस करे, प्रोफेस करे और अपनी प्रॉपर्टीज़ मेंटेन करे, एजुकेशन इम्पार्ट करे। और कोई चीज़, यस, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट। नेक्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हमने रिलीजन के बेस पर होने वाले किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से रोका हुआ है। हम कहते हैं हमारे लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सामने किसी भी तरह का कोई भी रिलीजन आके अगर खड़ा होगा तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं कि वो इस धर्म का है या इस धर्म का है या इस कम्युनिटी को बिलोंग करता है तो उनके साथ ये चीज़ की जाएगी। तो इट इज़ नॉट बीन डन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर रिटन। फिर आगे समझते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स के बारे में क्या पॉइंट्स गिवन है। ये कहते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़। देखिए, हम शुरू से जानते हैं कि कास्ट को लेकर कितना ज़्यादा लोग जागरूक है, अवेयर है। Members of the same caste group formed the social community that practiced the same or similar occupation, married within the caste group, and did not eat with members from other caste groups. तो ये जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ है ना, इसके अंडर में ना 4-5 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट थिंग है, उनका कहना है कि जो एक कास्ट के लोग हैं उनका जो ऑक्यूपेशन है वो एक जैसा होना चाहिए। लाइक वो आगे बढ़कर किसी दूसरे प्रोफेशन में नहीं जा सकते, दे कांट बिकम टीचर या मे बी दे कांट बिकम डॉक्टर्स, इस तरह की थिंकिंग। मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप, उनका ये कहना है कि उन्हें एक ही कास्ट में मैरिज करनी चाहिए। एक कम्युनिटी के लोग या एक कास्ट के लोग दूसरी कास्ट के अंदर शादी नहीं कर सकते हैं। एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर्स फ्रॉम अदर कास्ट ग्रुप, या फिर वो लोग अलग कास्ट ग्रुप के लोगों के साथ बैठकर खाना नहीं खाएंगे। तो ऐसी कुछ फीलिंग्स हैं जो कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ को बढ़ाती है। वाई डज कास्ट सिस्टम स्टिल परसिस्ट। देखिए, ये सब बहुत पुरानी बातें हम जानते हैं, लेकिन क्यों आज भी ये चीज़ें परसिस्ट करती है। मोस्ट पीपल प्रेफर टू मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। ये ना हमारे कंट्री के अंदर है कि जो ज़्यादातर लोग हैं उनकी शादी उन्हीं की कास्ट में होगी या जिस जाति को वो बिलोंग करते हैं उसी जाति के अंदर वो विवाह करेंगे। सेकेंड थिंग, अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली। छुआछूत, अनटचेबिलिटी आज भी पूरी तरह से नहीं हटा है। द कास्ट ग्रुप्स दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन हैव कंटिन्यू टू डू वेल। अच्छा, जिन कास्ट ग्रुप के पास एजुकेशन का एक्सेस है वो तो बहुत अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, वो आज भी हाई प्रोफाइल में है। लेकिन जिनको अच्छे से एजुकेशन इम्पार्ट नहीं हुआ, एजुकेशन नहीं ले पाए, उनके लिए प्रॉब्लम्स आज भी वैसी ही है। हाउ कास्ट इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स। अब कास्ट का हमारी सिविक्स से पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है या हमारी पॉलिटिक्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ता है। व्हेन पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस के अंदर ये होता है कि जब हम जब इलेक्शंस के अंदर वोट देने जाएंगे ना,
हमारे दिमाग में आता है, दे कीप इन माइंड द कास्ट, द कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी। हमारे दिमाग में ये चीज़ आ सकती है कि जो हमारा जिसको हमें चूज़ करना है वो किस कास्ट को बिलोंग करता है, क्योंकि हमें लगता है कि अगर वो हमारी कास्ट का है तभी शायद वो हमारे इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करेगा और हमारे लिए कुछ काम करेगा। दिस इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल्स थिंकिंग। Political parties and candidates appealing to the caste sentiments of the people। और ज़्यादातर समय जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना वो भी अपने कास्ट सेंटिमेंट्स निकालती है, मतलब वो अपनी कास्ट के लोगों को संबोधित करते हुए स्पेशली कहते हैं कि हम आपके उद्धार के लिए ये काम करेंगे। तो ऐसे में सोचिए वो एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत है, वी नो, बट इसी वजह से ना जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। और कोई पॉइंट? यस, कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इंडियन इलेक्शंस। लेकिन इंडियन इलेक्शंस में अगर हम बात करें कास्ट की, तो सिर्फ कास्ट ही नहीं है जो कि इंडियन इलेक्शंस को डिटरमाइन करता है कि इंडियन इलेक्शंस में ना इस कास्ट के लोग ही जीतेंगे, क्योंकि इस कास्ट के जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं? No parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste। तो हमारी जो constituency created है ना MLAs and all, इसमें कोई एक कास्ट के लोग majority में नहीं है, पहली थिंग। सेकेंड थिंग, no party wins the votes of all the voters of a caste or community। और ये हम अच्छे से जानते हैं कि एक जो पार्टी विन करती है ना उसको वोट देने वाले सिर्फ उसी की जाति के लोग होंगे, उसको दूसरी कास्ट के लोग भी वोट करते हैं, यानी कि एजुकेशन मिली है लोगों को और लोग आज भी अवेयर है। नंबर 3, इन दैट कास्ट ग्रुप हैज़ मैनी टू चूज, द अदर कास्ट ग्रुप्स हैव नन इफ़ दे वर टू वोट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो कास्ट ग्रुप होते हैं ना उनके पास बहुत सारे और भी है जिनको वो चूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, उन्होंने कैसा काम किया है इस बेसिस पर वो चूज़ करते हैं। द वोटर्स अटैचमेंट टू हिज पार्टी एंड द पार्टी आइडियोलॉजी कैन बी स्ट्रोंगर। अगर हमें एज अ पार्टी अपने ज़्यादा वोटर्स अट्रैक्ट करने हैं तो हमारी आइडियोलॉजी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इसी वजह से जो है ना अगर हमारी आइडियोलॉजी स्ट्रॉन्ग है तो फिर यानी हमारी पार्टी का जो आइडिया है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारी कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर हम ज़्यादा डेडिकेटेड है एज अ पार्टी, तो फिर हम ज़्यादा वोटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं जिसमें आप अलग से ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं कि सिर्फ कास्ट ही नहीं है जो इलेक्शंस को डिटरमाइन करती है। येस, पीपल आर देयर जो कि थोड़े से अवेयर है इन चीज़ों के लिए। नेक्स्ट थिंग आता है द आउटकम ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट। ये जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट है ना इसका क्या रिजल्ट निकलता है? तो फर्स्ट थिंग आती है इट हैज़ प्रोवाइडेड स्पेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स टू डिमांड देयर शेयर इन पावर। अब अभी तक जो ऐसे लोग थे डिसएडवांटेज ग्रुप के, यानी कि ऐसे लोग जिनको एडवांटेज नहीं मिल रहा था क्योंकि माइनॉरिटी में थे या उनकी कास्ट को उतनी वैल्यूज़ नहीं मिली थी, लेकिन जब हमने उनको आइडेंटिफिकेशन दे दी किसी लीडर के थ्रू तो अब उनके पास भी एक राइट आ गया कि अब वो अपनी डिमांड पावर शेयरिंग कर सकते हैं, अपनी डिमांड मांग सकते हैं। तो ऐसी कुछ अच्छी चीज़ें होती है, इसलिए पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट एक्चुअली रिक्वायर्ड है। नंबर सेकेंड, इट ऑल्सो हैज़ हेल्प्ड देम टू फाइट फॉर सोशल जस्टिस। हमारे समाज ने अगर किसी प्रकार का अन्याय किया है इन लोगों के साथ, किसी भी तरह का इनजस्टिस किया है बिकॉज ऑफ देवर माइनर, या फिर ऐसा हो सकता है कि अनटचेबिलिटी की वजह से किसी भी तरह का इनजस्टिस अगर था, तो अगर उनको एक लीडर मिल जाता है तो उनको भी सोशल जस्टिस मिल जाता है, तभी ये एग्जिस्ट कर रही है चीज़ें। नंबर 3, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इज़ सर्टेनली नॉट हेल्दी इन डेमोक्रेसी। और हम ये जानते हैं कि कास्ट बेस्ड जो सोसाइटीज़ होती है वो डेमोक्रेसी में हेल्दी नहीं है। स्टिल इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। ये भी अक्सर होता है कि जब हम सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ऊपर चले जाते हैं ना, या हम सिर्फ इस बारे में सोचते हैं कि हम इस कास्ट के ही मेंबर को चूज़ करेंगे, तो हम बाकी सब चीज़ें भूल जाते हैं कि क्या ये हमारा सही चुनाव है, हमने सही पर्सन को चूज़ किया है। क्योंकि हो सकता है उसने पॉवर्टी, डेवलपमेंट या करप्शन जैसी चीज़ों पर ध्यान ही ना दिया हो, या वो करप्टेड हो, उन्होंने पॉवर्टी पर कोई भी स्टेप ना लिए हो कम करने के लिए,
या कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम ना किया हो, तो ज़रूरी है हमारा खुद का अवेयर होना। इट कैन ऑल्सो लीड टू टेंशंस, कन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस। एंड यस, जब कास्ट सिस्टम्स क्रिएट होते हैं, इस पर बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, तो हमेशा टेंशंस क्रिएट होती है, लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, झगड़े बढ़ते हैं और यहाँ तक कि झगड़े वायलेंस तक का रूप ले लेते हैं। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें हम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट को थोड़ा समझ पाए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का राउंड बहुत जल्दी होगा। एन्जॉय, गुड बाय।